यस, थैंक यू। यस, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो आपका हृदय से स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए इस क्लास के साथ और ये बेहतरीन सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। आपका पूरा का पूरा हम पॉलिटी कराएंगे। रिवीजन क्लास है ये, जिसमें पूरी क्लास आपको समझ में आ सके, इसके लिए क्लास बनाई गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। पहला सवाल देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। 15 में से 15 सवाल हमारे क्या कर सकें, हमारे 15 में से 15 सवाल बन सकें, ये हमारा लक्ष्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि आपके पूरे के पूरे 15 सवाल जो 2026 का प्रीलिम्स का पेपर है वो आपका हो। और ये रिवीजन क्लास है। इस क्लास का लक्ष्य ये है कि आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ पाएं, ताकि आप रैंक लगा सकें। ठीक है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन सेटिंग में कुछ ये कह रहा है कि मुझे करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आप देखिए। नमस्ते रोहित। ये किसके ऊपर बेस सवाल है? फंडामेंटल ड्यूटी के बेस पर ये सवाल है। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? यस या नो? क्या ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? ड्यूटी के बेस पर ये सवाल है। चलिए इसको हम देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? तो इसको कीजिए। मैं जरा अपने को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, कि मुझे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। थोड़ा छोटा, अब मुझे ठीक नजर आ रहा है। चलिए सवाल करते हैं कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों की स्थिति पर क्या कीजिए, कानूनी स्थिति पर सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये मूल संविधान का हिस्सा थे। दे वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दे कैन बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। उन्हें रिट द्वारा जारी किया जा सकता है। द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एंड फुलफिलमेंट थ्रू देयर लेजिस्लेशन। संसद कानून के माध्यम से इसकी पूर्ति कर सकती है। तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली। ड्यूटी पर ये सवाल है। इसका कूट है ये 1 2 3 ओनली, 1 and 3 and 1 and 2। तो क्या बनेगा बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, आंसर कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या आंसर बनेगा इसका। तो मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आपको बताना चाहूंगा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं। पहले
10 जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में कितने जोड़े गए? बाद में एक और जोड़ा गया जिसको आप जानते हैं, ड्यूटीज लगाई गई सभी की कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। ये कोर्ट के द्वारा लागू भी नहीं किए जा सकते। दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। पार्लियामेंट इन पर क्या कर सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट इनके ऊपर कानून बना सकता है। यस, तो पहली दोनों, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इंपोजिशन ऑफ फुलफिलमेंट थ्रू देयर लेजिस्लेचर। तो बी आंसर इसका बनेगा। क्या आंसर बनेगा? बी। अगले सवाल पर चलिए। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 13 का ये क्वेश्चन है। इसको आप जरा देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, आर्टिकल 13 पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 3 एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज। संविधान संशोधन अगर किया जाता है तो कानून के तहत कानून नहीं है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्ट्स ओनली अप्लाई टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। केवल पुराने सिद्धांतों पर ही लागू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो 3 आप टाइप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 3 क्या कहता है। कोई भी लॉ या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं होगा जो क्या करे, आर्टिकल 13 को में लिखा है फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करे। इसको लेकर बहुत सारे क्या हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं और फाइनली ये निकला कि भाई फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूलभूत ढांचा सिद्धांत इससे बाधित नहीं होना चाहिए। अगर वो बाधित हो रहा है तो वो गलत होगा। आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज किया जा सकता है। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैलेंज होते ही हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो पहले के कानून थे वो वही कानून माने जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, फ्रेमवर्क में आएंगे। जो नहीं आएंगे वो नहीं माने जाएंगे। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के कानून थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब संविधान बना, तो उसके दायरे में जो आए वो माने गए। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बाद के मामलों पर भी लागू होता है।
तो इसका भी आंसर बनेगा दोनों। अब यहां आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होता क्या है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होता क्या है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जरा देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। बाद के मामलों में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है, इतनी आप बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इस सवाल को आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी पर ये सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन से यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। तो ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे यहां वेलफेयर के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है। कहां का कॉन्सेप्ट है, याद करने का कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट है ये जापान का है, रशिया का है कि आयरलैंड का है। तो पहले स्पेन में आया, पहले आयरिश में आया, पहले स्पेन में आया, फिर आयरलैंड में आया और वहां से हमने देख लिया। ये क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे यहां भी इसको अपनाया गया। अब वेलफेयर नेशन की अवधारणा पर यह काम करता है कि भारत क्या है, इंडिया इज अ वेलफेयर सोसाइटी। पुलिस स्टेट नहीं है भारत, कैसा स्टेट है, भारत इज अ वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। भारत कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। लेकिन इसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। अगर आपने इसके लिए कोई कानून भी बना दिया है, वो भी सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। ये पूरी की पूरी तरह क्या है, पूरी की पूरी तरह ये नैतिक है। क्या है, एथिकल बनाता है, डायरेक्शन देता है, और कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें ऐड किया गया है टाइम टाइम पर, कई सारे अमेंडमेंट हुए, 42 अमेंडमेंट हुआ है। यहां से कुछ चीजें जुड़ी हैं। कौन सी जुड़ी हैं 42 में, याद करिए। 42 में 4 चीजें जुड़ी हैं। 42nd अमेंडमेंट में 4 चीजें जुड़ी हैं। पहला, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्या ये जुड़ा था। दूसरा, लीगल एड, तो बच्चों का पोषण, कानूनी सहायता, और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन, उद्योगों में भागीदारी, प्लस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। क्या, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 42वें से जुड़ा था।
ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया, जिससे क्या बोला गया, 48th अमेंडमेंट से इनकम इनइक्वालिटी, ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 44वें संविधान संशोधन में जो आय की असमानता है उसको कम करने की बात की गई, एक जुड़ा था। फिर 86 में क्या जुड़ा था, 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के साथ साथ सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई थी कि वो 0 to 6 वाले बच्चों को अपने देखे, 86 में 0 to 6 वाले अपने बच्चों को देखे। और फिर 97 अमेंडमेंट एक्ट से 2001 2011 मेरे बच्चों 17th अमेंडमेंट एक्ट से 2011 से कॉपरेटिव। तो कितनी बार आज तक हो चुका है, आज तक 4 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। पहला अमेंडमेंट 42 जिसमें छोटा बच्चे का हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, लीगल एड, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन, ये 4 चीज। दूसरे में 44th अमेंडमेंट एक्ट, इनकम इक्वालिटी, आय की असमानता को कम करना। तीसरा 86 में सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 0 से 6 साल के बच्चों को वो देखे। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर इनकम इक्वालिटी 44th में है, 38A में चेंज किया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन्वायरमेंट, अर्ली चाइल्डहुड, ये आपने देखा ये 86th अमेंडमेंट में आया है। कहां पर आया है, 86th अमेंडमेंट में आया है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। तो जितने भी चेंजेस हैं मैंने आपको बता दिए, आप इनको याद रखिएगा। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। ये वाला सवाल आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। इसका आंसर देखिए, डीपीएसपी पहले ही आ गए थे, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में ये पहले से ही अवेलेबल थे। द इम्प्लीमेंटेशन इज मैंडेटरी, संसद जब कानून बना देती है तो उसका अनिवार्य है। नहीं, भारत ने तो बहुत सारे कानून बना रखे हैं। सरकार कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या है, डायरेक्शन है जो उसको देती है। सरकार ने काफी लॉ बना भी रखी है, लेकिन तब भी इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सरकार ने तो बहुत सारे लॉ बना रखे हैं, पर क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए इनका क्या मैंडेटरी नहीं होता, कभी भी इनका मैंडेटरी पालन नहीं होता। दे आर नॉन जस्टिसिएबल,
जहां मैंडेटरी शब्द आ जाए कि अनिवार्य है, अनिवार्य बेटा एक ही चीज है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ना ड्यूटीज अनिवार्य हैं, ना ही डीपीएसपी मैंडेटरी है। सिर्फ एक ही चीज मैंडेटरी है, वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यह डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव नॉट विद जुडिशरी, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। न्यायपालिका में जब भी केसेस जाते हैं तो न्यायपालिका भी देखता है कि डीपीएसपी पर काम हो रहा है कि नहीं। दे आर डायरेक्टेड, निर्देशित हैं, नॉट ओनली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो लेजिस्लेचर। गोवा में अवैध खनन पर रोक लगा दी, क्यों लगा दी? अभी अरावली पर रोक लगा दी, क्यों लगा दी? अरावली पर रोक इसीलिए लगा दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में लिखा है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा। तो सरकार ने उन गाइडलाइंस का पालन किया, और सरकार में जुडिशरी भी है जो उसका पालन करती है। क्या बात क्लियर हुई? इसका आंसर बनेगा ओनली 1। याद रखने बात क्या है कि ये सभी के लिए मैंडेटरी हैं, सभी के लिए डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी शब्द सही नहीं है। दीज आर डायरेक्टिव फॉर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और पार्लियामेंट के पास होने के बावजूद भी इन पर रोक, इन पर कोई क्या है, क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए आप जरा, 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ओ अब दिखाई दे रहा होगा आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्राइज a citizen pay for the fundamental rights।
इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आंसर बनेगा इसका? दूसरा, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ड्यूटीज आर सुपीरियर टू राइट्स। अच्छा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको। नहीं, दोनों के बीच में पूरकता का संबंध है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो हमें अपने राइट्स अपने आप मिल जाएंगे, और जब आप मौलिक कर्तव्य निभाएंगे, ड्यूटीज आर राइट्स आर कोरिलेटेड एंड डिसिपल। बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ए। ये तो आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेस हुए। उन केसेस का आप कोई नाम बता सकता है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ड्यूटीज एंड राइट्स आर कोरिलेटेड? कोई केस का नाम बता सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? डज एनीवन टेल मी व्हाट इज द केस नेम? कोई केस का नाम बता सकता है? बोलिए। डज एनीवन हैव नेम? मैं आगे दो केस के नाम आपको बताऊंगा। कितने? दो केसों के नाम आपको बताऊंगा, पर यहां आंसर बनेगा बी। बहुत बढ़िया सपना। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ये स्टेटमेंट देखिए, ये 5 स्टेटमेंट आपको करनी है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज में आ रही है? ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। अब इसमें कितनी स्टेटमेंट सही हैं? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2 नई ड्यूटी जोड़ी। एफडी आर मोरल ड्यूटीज, अदर आर। कुछ मौलिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। The Constitution provide for direct enforcement of this duty in case of violation। संविधान उल्लंघन के मामले में अदालतों द्वारा कर्तव्यों के सीधे प्रवर्तन का प्रावधान करता है। Like fundamental right, fundamental duties are also extended to national residing in India।
मौलिक अधिकारों की तरह मौलिक कर्तव्य भी भारत में रहने वाले नागरिकों पर लागू होते हैं। अब इसमें से कितनी स्टेटमेंट ट्रू हैं ये आपको बताना है, कितनी स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कितनी स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कितनी कौन सी इनकरेक्ट है। ये दो हिंदी में भी लिखा गया है तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं जरा हिंदी वाली मिटा देता हूं। 5 नहीं है, 4 स्टेटमेंट है ये। तो कितनी स्टेटमेंट गलत हैं? ये देखिए, यहां पर देखिए, अब ए बी सी डी, इन 4 में से कितनी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 3 और 4 आर रॉन्ग। पर क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है? 86 अमेंडमेंट से क्या 2 नई ड्यूटियां जुड़ी हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। केवल और केवल एक ड्यूटी जुड़ी है। क्या? ओनली 1 ड्यूटी। कौन सी? कि मां बाप अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। यस, एजुकेशन देंगे। और टोटल ये 11 है, ओरिजिनली 10 थे, 10 थे और आज 11 हो गए हैं। तो ये इस तरह के लॉजिकल सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यूपीएससी में आपसे पूछा जाएगा। हां जी, ये सवाल सही है। ये स्टेटमेंट आप देखिए, थोड़ा छोटा करता हूं। उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसमें कौन कौन से आते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो बाद में जुड़े, बताइए आंसर। ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए
लिबरल क्या है? इस दुनिया में जब उदार बौद्धिक क्या है, फटाफट आपको रिवाइज कराता हूं। 7 हैं ये। कितने हैं? 7। उदार बौद्धिक कितने हैं? दीज आर 7। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। दूसरा, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएगी गवर्नमेंट, 6 ईयर डीपीएसपी। ये भी नया है जो बाद में आया। तीसरा, जो हमारा एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, इसको मॉडर्न लाइन पर लाना है। ये तीसरा, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन, कृषि का मॉडर्नाइजेशन। चौथा, इन्वायरमेंट को, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ। पांचवा, मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना, स्मारक। छठा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना, न्यायपालिका को विधायिका से अलग करना। सातवां क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सातवां है, हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और पीस के लिए काम करेंगे। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो। ये सारे के सारे नए हैं। 7 जो नया उदारवाद चल रहा है उस पर ये बेस्ड है। तो देखिए यहां पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? ए बी सी डी। आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? 42वें संसाधन से जो नहीं जोड़ा गया। ए, बच्चों के हेल्थ पर काम करना। बी, प्रमोट फ्री लीगल एड। सी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, आय की असमानता को कम करना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, उद्योगों में भागीदारी। तो अभी आपने 4 देखे थे जो जोड़े गए थे। क्या आंसर है इसका? 4 आपने देखे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का पोषण। लीगल एड,
वाइल्ड लाइफ और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन। 42वां संविधान संशोधन 1976। यहां पर सी आंसर होगा 38। 38 में को जोड़ा गया था इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, आय की असमानता को कम करना। तो सी आंसर इसका होगा। क्या आंसर होगा? सी आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन सही से निकल कर नहीं आए। ये सही से आज दिख नहीं रहा। समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कितने हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सोशलिस्ट आइडियाज कितने हैं? 8 सोशलिस्ट आइडिया हैं। सोशलिस्ट आइडिया कौन से आइडिया होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सोशलिस्ट आइडिया वो आइडिया होते हैं जो बात करें किसकी? पहले का ए बोल रहे हैं, ठीक है, 1 और 2। सोशलिस्ट 8 आइडिया याद कीजिए, मार्क्सिज्म के आइडिया पर हैं और भारत ने सोशलिज्म को अपनाया था जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक आधारित सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि गांधी के काफी नजदीक है। भारत में यह वर्ड 42 अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा प्रियम्बल में, लेकिन डीपीएसपी पे ये पहले से ही आइडियाज थे कि इंडिया विल बी अ वेलफेयर नेशन। भारत क्या होगा? एक कल्याणकारी राज्य होगा, और उसके लिए गरीबी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए हम लेकर आए। पहला हमने बोला 38 में कि हम क्या करेंगे, याद करो, 8 आइडियाज हमने इसके अंदर दिए हैं। 8 आइडिया में वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई करेंगे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस लाएंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि हमने रशिया से लिया है। फिर हमने क्या बोला? समाज में जो आय की विषमता फैली हुई है, 44 अमेंडमेंट में ये लेकर आए। तो पहला आर्टिकल तो यही है, आर्टिकल 38, और इसमें चेंज भी किया।
सेकंड, हमने क्या बोला, लोगों को सबको काम देंगे, आजीविका के साधन देंगे, भारत में इनकम बटेगी, ठीक है, कॉमन गुड बटेगा, हम आय एक हाथों में ना जाए ये भी देखेंगे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स की, चिल्ड्रंस का अब्यूज ना हो और सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले हेल्दी डेवलपमेंट की। ये हमने आर्टिकल 39 में लिखा। फिर प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू प्रूवल, सबको न्याय मिले और फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता, ये हमने 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद कर लो अच्छे तरीके से। फिर चौथा, सबको हम वर्क देंगे, काम का अधिकार देंगे, प्लस बेरोजगारी को कम करेंगे, जो लोग सिक हैं, बीमार हैं, उनके लिए हेल्प करेंगे, ओल्ड एज के लोगों के लिए हेल्प करेंगे, महिलाओं के लिए मैटरनिटी और लोगों के लिए मतलब माँ जब बन रही है कोई महिला तो उसका ध्यान रखेंगे, और ह्यूमन कंडीशन मानवीय सहायता हम करेंगे, सबको आजीविका के साधन मिले, सब एक डिसेंट लाइफ जी सकें, ये आर्टिकल 43। और 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर और पोषण का स्तर 47 में बढ़ाना, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल, पब्लिक हेल्थ। ये 47 वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। क्या रखना है? 47, न्यूट्रिशन को बढ़ाना। ये अगर आप नंबर वाइज याद कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आप याद नहीं कर सकते तो ये न्यूट्रिशन वाला आप ज़रूर हेल्प याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 होगा। ये जो ग्रामीण है ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये गांधीयन प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है? गांधी के ऊपर आधारित है। आगे आइए। अब आइए एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बयालीसवां संविधान संशोधन, लड़ाई हो रही थी, ये लड़ाई हमने देखी है। और 42वें संविधान संशोधन में कुछ हुआ और उसके बाद 2 केसेस हुए। उन दोनों केसेस को आपको समझना है। तो ध्यान से सुनिए। इंदिरा गांधी जी ने एक लड़ाई है डीपीएसपी और एफडी के बीच में, जहां पर इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में क्या हो रही थी? फाइट हो रही थी इंदिरा गांधी के बीच में, जहां पर 42 अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने ये कह दिया कि अगर मुझे डीपीएसपी लागू करने हैं
और कोई भी एफडी इसके बीच में आ रहा है, एफआर बीच में आ रहा है, कोई भी मौलिक अधिकार इसके बीच में आ रहा है, तो मैं मानूंगी नहीं। तो वहां पर उन्होंने डीपीएसपी को ऊपर कर दिया था एफआर को। और फिर एक केस हुआ बेटा, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3-4 केस हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पहला है चंपक दुई राजन का केस, जहां पर क्या बोला, क्या बोला गया, दोनों ही संविधान ने बने हैं। फिर गोलकनाथ का केस हुआ, उसके बाद केशवानंद भारती का केस हुआ, ठीक है। और फिर 76 के अंदर 42 अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके बाद एक केस हुआ मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई दोनों बराबर हैं, डीपीएसपी और एफआर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कौन सा मामला है ये? मिनर्वा मिल का मामला है, पीटी में ये सवाल पूछा जाता है, मिनर्वा मिल का मामला। लेकिन आप कल्याण ही करना चाह रहे हो तो कल्याण करो। 14 और 19 और 21 तो तब तक हट ही गया था, ये हम नीचे मान लेंगे अगर आप क्या करना चाह रहे हो, 29B को और 39C को प्रमोट करना चाह रहे हो। यानी आज की डेट में 39B और 39C ऊपर हैं कुछ आर्टिकल के। तो 39B और 39C क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको जरा देखिए। 39B और 39C क्या है, जो आज बोलने की आजादी और लोगों को क्या नहीं मिलती, सारी आजादी नहीं मिलती। 39B और 39C क्या है, इन दो पर इंडिपेंडेंट सवाल आ सकता है। बी जितने भी ये संसाधन हैं, ये क्या है बेटा, जितने भी ये मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ये पूरी भारत के हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं हैं। और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो ये आय है, जो ये गुड्स हैं, ये जो कॉमन गुड्स हैं, ये सभी के हैं, और इनको इस तरह से बांटा जाएगा कि ये सभी के काम आए। तो ये जो संसाधन हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, ये सबके हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि हमारा क्यों वो किया जा रहा है, हमारी जमीन क्यों ली जा रही है, बाकियों की क्यों नहीं ली जा रही, हमारी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों किया जा रहा है, तो हम मानने वाले नहीं हैं। ऐसा किया जा सकता है। तो जब बात आएगी संसाधनों की, तो वो सबके हैं, ठीक है। और 39C में क्या किया गया कि भाई आय जो इनकम है, वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए,
इनकम इनइक्वालिटी को क्या किया जाएगा, वेल्थ को इस तरह से देखा जाएगा कि क्या हो, सबको वो मिले, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करने की बात हुई 31 में, कि जो आय का संकेंद्रण हो रहा है एक जगह पर, इसको खत्म किया जाएगा। तो ये कौन सा मामला है, मिनर्वा मिल। इस मामले को आपको याद रखना है बेटा, मिनर्वा मिल का मामला, मिनर्वा मिल का मामला, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज की डेट में कौन से आर्टिकल हैं 39B और 39C जो ऊपर हैं 14, 19 और 31 के, 14, 19 एंड 31, तो 42वें ने तो सब पर दी थी, ऑल। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था, लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये है मिनर्वा मिल मामले से। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ अभी देखो, एक मिनट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस या नो करके बता दो। यस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे सवाल बनेगा। ये जो छोटे छोटे और सवाल हैं इसको आप और कर दीजिए, फिर हम क्लास आज ओवर करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कहां कहां पर हुई है? प्रियम्बल में, एफआर में, डीएसपी में और ड्यूटी में। कहां कहां हुई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात, कहां कहां पर हुई है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रियम्बल में तो कहीं बात नहीं हुई। ड्यूटी है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट का भी कर्तव्य है। मौलिक अधिकार में भी ये कहा गया है कि सबको, वेल्लोर का एक केस है जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, आज ही मैंने पढ़ाया है, जहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हुई है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन। Article 19 are suspended automatically when armed rebellion take place. Article 20 and 21 can never be suspended. एक सही, दो सही, बोथ सही। तो याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए।
ये तो आपको पता ही है कि ये दो अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होते, इवन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं होता, इनका सस्पेंशन नहीं होता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या वॉर होता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। आर्म रेबेलियन या इंटरनल इमरजेंसी में कभी भी ये सस्पेंड नहीं होता। तब लोगों को बोलने की आजादी होती है। इसका आंसर बनेगा ओनली वन। क्या ये बात समझ में आई? आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये सवाल आज हमने किए। अब हम मिलेंगे कल। हमारी 11 बजे क्लास चलती है पीटी कम मेंस की, उसको आप देखिए। 1500 रुपये में ये पूरा का पूरा बैच है आपके लिए अवेलेबल। इसको आप कीजिए और ये हाई लेवल के क्वेश्चन कीजिए। कल का टॉपिक क्या है हमारा? कल का हमारे पास 4 टॉपिक हैं। प्रियम्बल आप अच्छे से रट के आएंगे, एफआर आप अच्छे से रख के आएंगे, डीपीएसपी आप अच्छे से रट कर आएंगे और ड्यूटी। कल हम आपको 20 सवाल इसके एडवांस के पढ़ाएंगे। जहां से भी क्वेश्चन निकलने की संभावना है वहां से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जरूर पढ़िएगा और आपको ये सारी चीजें मिल भी जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। सरस्वती माता की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप सब लोगों का कल्याण हो। पढ़ते रहिए, इस साल पीटी हम निकाल के ही दम लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।